दोपहर के 5 बज रहे थे। अभी थोड़ी देर बाद शाम के साए दरो दीवार को ढांपने वाले थे। मुझे मालूम था कि अगर रात 10-11 बजे तक मैं कोई कारकर्दगी ना दिखा सका तो खुली तौर पर हालात के रहमो करम पर रह जाऊंगा। कोठरी से निकलने का मेरे पास वाहिद रास्ता यही था कि मैं किसी तरह पहरेदारों को दरवाजा खोलकर अंदर आने पर मजबूर कर दूं। वो अंदर आए तो इनसे भिड़ जाऊं और किसी तौर निकल भागने की कोशिश करूं। पहरेदारों को अंदर बुलाने का मौसर तरीन मंसूबा यही हो सकता था कि इन्हें मेरी जिंदगी की तरफ से अचानक शदीद खतरा लाहक हो जाए। वो नताइज पर ज्यादा गौर किए बगैर अंदर घुस आए और मुझे अपने मंसूबे पर अमल दरामद करने का मौका फराम करें। कम से कम 5 पहरेदार मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे। इनमें फरबा अंदाम वार्डन भी था। वार्डन के पास पिस्तौल था, जबकि बाकी अफराद में से 2 ऑटोमेटिक राइफलों से मुसल्ला थे। ये वो अफराद थे जो मुझे नजर आ रहे थे। जो नजर नहीं आ रहे थे जाहिर है वो भी दोस्त और खैर ख्वाह तो नहीं थे। मैंने बहुत सोच विचार की, लेकिन खुद को तकलीफ में जाहिर करके पहरेदारों को अंदर बुलाने का तरीका काबिल अमल महसूस नहीं हुआ। एक तो ये घिसा पिटा तरीका था, दूसरे पहरेदार भी खास तौर से मोहतात थे। मुझे अंदाजा हो रहा था कि इन्हें किसी भी सूरत अंदर ना जाने की खुसूसी हदायत जारी की गई हैं। बहुत सोच विचार के बाद मेरी निगाह उस बल्ब पर जाकर टिक गई जो कोठरी की छत पर रोशन था। जैसा कि मैंने बताया है, यह बल्ब पिछले 48 घंटों से बुझाया नहीं गया था। इस बल्ब का स्विच कोठरी के बाहर था। अगर मैं इस बल्ब को तोड़ देता तो नया बल्ब लगाने के लिए पहरेदारों को अंदर आना पड़ता। इसी ख्याल के तहत मैंने अंधेरा छाते ही बल्ब को शहीद करने का फैसला कर लिया। जहां तक मेरी मालूमात थी, जेल में फांसी की कोठरियों को रोशन रखने के लिए जो लाइट लगाई जाती हैं वो कोठरी से बाहर होती हैं। मकसद यही होता है कि कैदी कहीं लाइट का शीशा तोड़कर इससे खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। लेकिन महाराज की इस जेल में ये एहतियात मलहूज नहीं रखी गई थी। मैंने पहले तो एक पहरेदार से डांट डपट की और उसे कहा कि वो कोठरी की लाइट ऑफ कर दे। जाहिर है वो ऐसा करने से माजूर था। जब उसने बात नहीं मानी तो मैंने खाने की खाली ट्रे उछाल कर बल्ब तोड़ दिया। कोठरी में गहरी तारीकी छा गई। पहरेदार ने फौरन एक टार्च रोशन कर ली और दूसरे पहरेदार को आवाजें देने लगा। मैं पूरी तरह चौकस हो गया। ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि कोठरी को रोशन रखने के लिए और नया बल्ब लगाने के लिए कोठरी का दरवाजा खोलना पड़ेगा। लेकिन मेरी उम्मीदों पर उस वक्त ओस पड़ गई जब नया बल्ब कोठरी के अंदर लगाने के बजाय कोठरी से बाहर बरामदे में लगा दिया गया। एक पहरेदार स्टूल पर चढ़ गया, दूसरे ने टार्च की रोशनी छत पर डालकर होल्डर तलाश किया और उसमें बल्ब उड़स दिया। अचानक मेरे जिस्म में बर्क सी कूद गई। यह अमल का वक्त था। बल्ब लगाने के लिए स्टूल पर चढ़ा हुआ पहरेदार मुझसे तकरीबन 3 फुट की दूरी पर था। इसके कंधे से 7mm राइफल झूल रही थी। ये ब्रस्ट मारने वाली शानदार गन थी। इससे पहले कि बरामदे का बल्ब रोशन किया जाता और पहरेदार स्टूल से उतरता, मैंने अपने हथकड़ी वाले हाथ सलाखों से बाहर निकाले और कमीज के ऊपर से उसके नेफे पर हाथ डाला। एक अचानक और नहायत शदीद झटके के साथ मैंने उसे अपनी जानिब खींच लिया। वो आहिनी सलाखों से टकराया और उसके हल्क से एक भयानक आवाज निकल गई। मैंने फुर्ती से गन अंदर खींच ली। जो ही मैंने राइफल वाले का नेफा छोड़ा, वो कटे हुए शैतीर की तरह फर्श पर जा गिरा। आहिनी दरवाजे की ज़रब उसके लिए काफी शाफी साबित हुई थी। दूसरे पहरेदार ने अपना हाथ राइफल की तरफ बढ़ाया। खबरदार, मैंने चिल्लाकर कहा, गोली मार दूंगा। पहरेदार ठिठक गया। 2 पहरेदार जो खाली हाथ थे सरपट मुखालिफ सिम्मत में भागे। इनके जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं जानता था कि इस कोठरी की चाबी इसी पहरेदार के पास है जो इस वक्त मेरी राइफल की इज्जत पर है, और ना वो जिंदों में है और ना ही मुर्दों में। खबरदार, कोई चालाकी मत दिखाना, 1 सेकंड में छलनी कर दूंगा। मैंने उसे मुकर्रर धमकी दी, अपनी राइफल फर्श पर रखो और दरवाजे का ताला खोलो। मेरे लहजे में वही खुदादाद हरारत उद कर आई थी जो मेरे मुखालिफ को मबहूत कर देती थी। एक लम्हा शदीद तजब्जुब में रहने के बाद पहरेदार ने वजनी राइफल फर्श पर रख दी। चलो ताला खोलो, जल्दी करो, मैंने बेताब होकर कहा। पहरेदार अपनी जगह बुत बना खड़ा रहा। वो कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था। उसने 2 कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, फिर अचानक पैंतरा बदला और बरामदे की मुतवाजी तरफ भाग निकला। रुक जाओ, मैंने चिल्लाकर कहा और साथ ही ट्रैगर दबा दिया। राइफल ने धमाकों से शोले उगले। पहरेदार लहराता हुआ एक सतून से टकरा गया। नीम तारीख बरामदे में वो मुझे एक खेवली की तरह नजर आ रहा था। गिरने के बाद उसने दोबारा उठने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। जेल के बैरूनी दरवाजे पर अब शोर गुल मचा हुआ था। पहरेदार एक दूसरे को पुकार रहे थे और चौकस खड़े थे। बरामदे का बल्ब रोशन होने से पहले ही मैंने पहरेदार पर हाथ डाल दिया था, जहां मेरी कोठरी और बरामदे के सामने वाला हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ था। यह बात मेरे हक में जा रही थी। मेरे हाथ में भरी हुई राइफल थी और मैं तारीकी में था और फांसी का कैदी था। पहरेदार मेरे करीब आते हुए डर रहे थे। बेशक वो महाराज से वफादार थे, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगियां भी प्यारी थीं। वो मर जाते तो महाराज इनके यतीम बच्चों की परवरिश का इंतजाम कर देता। इनकी बेवाओं को जमीन अलाट की जाती, लवाहिकीन को तारीफी सर्टिफिकेट या असनाद वगैरह मिल जाती। लेकिन इससे क्या हो जाता? इनकी जिंदगियां तो वापस ना आती।
और जिंदगी से बढ़कर कोई और चीज नहीं होती, लिहाजा वो कतरा रहे थे। इतनी जल्दी शहादत का रुतबा पाना नहीं चाहते थे। पहरेदार का बेहरकत जिस्म मुझसे तकरीबन 25 फुट की दूरी पर था। इसकी जेब में चाबियों का वो गुच्छा था जो इस जिंदा को खोलकर मुझे जिंदगी की तरफ ले जाने का रास्ता बन सकता था। लेकिन 25 फुट बहुत बड़ा फासला था। मेरा ध्यान 7mm की तरफ चला गया। मैं इसकी फायरिंग से वजनी ताला तोड़ने की कामयाब कोशिश कर सकता था, लेकिन फिर राइफल खाली रह जाती। इसके बाद क्या होगा? ज़हन की किसी कोशिश से सवाल उभरा था, वहीं से जवाब उभरा, जो भी होगा मौत से बढ़कर क्या होगा। और मौत तो यहाँ हर तरफ। शेख आसिम बिन अरशद की आंखों में, महाराज रतन सिंह की जहरीली मुस्कुराहट में, इस कोठरी में, फांसी घाट पर, इस राजधानी में। यस, आई विल गो। मैंने खुद को तैयार किया और राइफल सौंध कर आईनी दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि मैं ताले की सही लोकेशन जानता और राइफल को हरकत में लाता, मेरी कोठरी और बरामदे का एक हिस्सा रोशन हो गया। ये काफी तेज रोशनी थी और किसी सर्च लाइट से फूटी थी। रोशनी करने वाले ने ये अकलमंदी की थी कि लाइट को ओट में रखा था, वरना मेरे लिए 1-2 फायर जाया करके इससे नाकारा करना मुश्किल नहीं था। चलने में बाद मित्तन की फुनकारती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी, जहानी राइफल फेंकते तो हमारी राइफलों की इज्जत पर है। मित्तन के लहजे से एतमाद झलक रहा था। यह एतमाद काबिले तारीफ था। कोठरी रोशन होने के बाद मैं एकदम निशाने पर था। अगर मैं कहीं आड़ लेना चाहता तो एक 9 इंच चौड़े पिल्लर के सिवा कोई जगह मुयस्सर नहीं थी, और ये सतून मुझे संभालने के लिए नाकाफी था। इसके बरक्स मेरे मद्दे मुकाबिल अफराद महफूज जगहों पर पोजीशनें ले चुके थे, और इनमें मित्तन भी शामिल था। मुझे उसकी आवाज दाएं जानिब 10-15 गज की दूरी से आ रही थी, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था। अचानक धमाकों से कई गोलियां कोठरी की सलाखों से टकराईं और फर्श पर चिंगारियां से बिखर गईं। इस फायरिंग के जरिए मित्तन ने अपने दावे की हकीकत साबित की थी। वो पुकार कर बोला, जहानी, इसके बाद चलने वाली गोलियां तुम्हें लगेंगी। बेहतर यह है कि राइफल कोठरी से बाहर फेंक दे। ये बड़े नाजुक लम्हात थे। ये लोग मेरे गले में रस्से का फंदा डालना चाहते थे, लेकिन ऐसी बात भी नहीं थी कि फंदा डाले बगैर इनका गुजारा नहीं था। असल मकसद तो मेरी जान लेना था, और जान इस कोठरी में भी ली जा सकती थी। अगर वो समझते कि मुझे ढील देने से 1-2 अफराद की जाने जा सकती हैं, तो इसी वक्त मुझे शूट कर सकते थे। मैंने बेहतर समझा कि फिल वक्त इनकी बात मान ली जाए। मैंने राइफल नीचे फेंक दी, फिर उसे पांव से धकेल कर कोठरी से बाहर कर दिया। ताहम इसे सलाखों से ज्यादा दूर नहीं किया। दूसरी एहतियात ये की कि दस्ता अपनी जानिब रखा। अगर जरूरत पड़ती तो मैं एक लम्हे में उसे दोबारा हाथ में ले सकता था। एक शख्स मोहतात कदमों से आगे बढ़ा और उसने बरामदे का बल्ब रोशन कर दिया। इर्द गिर्द के 2 और बल्ब भी रोशन कर दिए गए। गिरदोनवा रोशन हुए तो सर्च लाइट बुझा दी गई। दीवारों पर साए से लहराए और 5-6 अफराद मुख्तलिफ इतराफ से निकलकर मेरे सामने आ गए। इनमें मित्तन के अलावा महाराज रतन सिंह खुद भी था। उसके हाथ में 6 गोली वाली ताकतवर रिपीटर थी और अकब में खौफनाक बुलडॉग था। वो सख्त तैश में नजर आता था। फिर मुझे शेख आसम भी नजर आया। वो नफे तुले कदमों से चलता महाराज रतन सिंह के पास आन खड़ा हुआ। सुर्ख टोपियों वाले वॉचमैन इस शख्स को उठाकर बाहर ले गए जो मेरी फायरिंग का शिकार हुआ था। इसकी हालत से मैंने अंदाजा लगाया कि सिर्फ इसकी टांगें जख्मी हुई हैं और वो पूरी तरह होश में है। इसके बरक्स वो शख्स जिसे मैंने सिर्फ सलाखों से टकराया था अभी तक लंबा लेटा था। इसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। इसके सर और पेशानी पर 2 जगह गहरी चोटें आई थीं और इन चोटों ने इसे दुनिया माफिया से बेखबर कर दिया था। शेख आसिम बिन अरशद और महाराज समेत हर शख्स मुश्तिल नजर आ रहा था। मुझे तो लगा कि वो मुझे नहलाए धुलाए बगैर अभी फांसी घाट की तरफ ले जाएंगे और जल्लाद की जगह महाराज रतन सिंह खुद अपने हाथों से मेरी गर्दन में फंदा डालकर अपनी आत्मा को शांत करेगा, या फिर वो लंबे चक्रों में पड़ने के बजाय अभी 700-800 ग्राम पिघला हुआ शीशा मेरे जिस्म में से गुजार देंगे। अचानक मेरी निगाह एक शख्स पर पड़ी और मैं सुन रह गया। वो शख्स भी यकटुक मेरी ही तरफ देख रहा था। वो शख्स कबायली डाकू ईसा जान का एक साथी खन्नाब अफरीदी था। आजाद इलाके में जब ईसा जान ने गुलाम खान से एक बाज खरीदा था तो बाज को जांचने परखने में खन्नाब ने ही ईसा जान की मदद की थी। बाद में वो बाज ईसा जान से इब्राहिम और अर्जुन बानो के पास आ गया था। फरीदकोट में अर्जुन बानो के कारिंदों ने मेरी जुबान खुलवाने के लिए वो बाज मुझ पर छोड़ दिया था। बात दूसरी तरफ निकल गई। मैं खन्नाब की बात कर रहा था। साफ अंदाजा हो रहा था कि जैसे खन्नाब को मैंने पहचाना है ऐसे ही उसने भी मुझे पहचान लिया है। फिर इस अंदाजे की तस्दीक भी हो गई। खन्नाब अफरीदी ने एक तरफ जाकर नारायण काका से कोई बात की। नारायण काका हैरानी के आलम में सुनता रहा, फिर फौरन महाराज रतन सिंह की तरफ बढ़ गया। मैं हैरान हो रहा था। मैं ईसा जान को पाकिस्तान में छोड़ कर आया था, लेकिन उसके साथ ही आजादाना यहाँ घूम फिर रहे थे और ईसा जान के साथियों पर ही क्या मौकूफ इब्राहिम, अर्जुन बानो, शंकर
सब यहाँ दनदना रहे थे। यूं लगता था इन लोगों के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहद नाम की कोई चीज ही नहीं। जब चाहा उधर चले गए, जब चाहा इधर आ गए। ये लोग जिस तरह चंद घंटों में गजाला को झंग से अगवा करके फरीदकोट ले आए थे, महसूस होता था कि वो वीजा वगैरह की पाबंदियों से आजाद हैं। नारायण काका महाराज रतन सिंह और आजम शेख वगैरह से बात कर चुका तो उसके तासुरात एकदम बदले हुए नजर आने लगे। महाराज रतन सिंह मुझे यूं देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। तकरीबन 10 मिनट बाद मुझे एक सजे सजाए शानदार कमरे में पहुंचा दिया गया। फर्श पर दबेज कालीन था, खिड़कियों पर भारी पर्दे, एक बेआवाज एयर कंडीशनर ने कमरे में खुशगवार खुनकी मुहैया कर रखी थी। फ्रिज, टीवी, डबल बेड, हर सहूलत यहाँ मौजूद थी। खबस ज़्यादा बदबूदार काल कोठड़ी से निकलकर इस रास्ता पैरास्ता कमरे में पहुंचना जहन्नुम से जन्नत में आना था। जहन्नुम की सिर्फ एक निशानी मेरे साथ थी और ये वो हथकड़ी थी जो पिछले 2 रोज से मुसलसल मेरी कलाइयों को जकड़े हुए थी। थोड़ी देर बाद जेल खाने का फरबा अंदाम अफसर और नारायण काका कमरे में दाखिल हुए। फरबा अंदाम अफसर के हाथ में हथकड़ी की चाबी थी। वो मुलायमत से बोला, महाराजा के खुसूसी आर्डर पर मैं आपकी हथकड़ी खोलने आया हूँ। मैंने कहा, और वो ब्लैक वारंट जो सपैर को तुमने मुझे दिया था, मुझे खुशी है कि इस ब्लैक वारंट पर अमल नहीं किया जा रहा। मोटे अफसर ने कहा और हथकड़ी में चाबी घुमाकर मेरे हाथ आजाद कर दिए। ये तो बड़ी ज्यादती है दरोगा जी, मैंने सोफे पर ढेर होते हुए कहा। मैं तो पूरी तैयारी कर चुका था। वैसे तो बहुत गुनाहगार बंदा हूं, लेकिन यकीन था कि राजा साहब के हाथों में वजह मरने के बाद सीधा जन्नत में जाऊंगा। उफ, सारे अरमान दिल में रह गए। फलों से लदे हुए बागात, ठंडी हवाएं और हुराने बावफा। नारायण काका ने एयर कंडीशनर को खाई पर सेट करते हुए कहा, ये लो ठंडी हवाएं और हूरों का इंतजाम यहाँ भी हो सकता है। वाह वाह, मैंने टांगे फैलाकर शीशे की तपाई पर रख ली। नारायण काका, तुम्हारी इस स्टेट से गंगा गुजरती तो शायद वो भी उल्टी बहती। हर बात निराली है यहाँ। जो मिन्नत समाजत करते हैं और बेगुनाही की दुहाई देते हैं, उन पर भूखे दरिंदे छोड़े जाते हैं। जो तुम्हारा असलिया छीने और तुम्हारे 1-2 बंदे जख्मी कर दे, उसे जन्नत नशी कर दिया जाता है। अगर यहाँ लुत्फ व करम इसी शर्त पर होता है तो खुदा की कसम मैं यहाँ खून की नदियाँ बहाने को तैयार हूँ। नारायण काका ने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, इसका जवाब तुम्हें महाराजा ही दे सकते हैं। बहसूरत मेरा मुखलिसाना मशवरा ये है कि इनके सामने इस किस्म की तंजिया गुफ्तगू मत करना। वो बहुत मुतलव्विन मिजाज है, फैसला बदलते देर नहीं लगाते। मैंने कहा, ठीक है, मैं इनसे इस किस्म की तंजिया गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैंने सीधी सीधी गालियां देना शुरू कर दूंगा। मसलन ये कि आप कुत्ते के बच्चे हैं, आप खंजीर की औलाद हैं, आपकी माँ। खामोश, फरमान अंदाम अफसर चीखा, हम गुस्ताखी करने वाले की जुबान खींच लेते हैं। मैंने मुस्कुराकर उसकी तोंद में उंगली चुभोई। यार, तुम जुबान की बात करते हो, मैं तो गर्दन खिंचवाने को तैयार हूँ। विश्वास नहीं तो आजमा कर देख लो। मोटे अफसर की आंखों में वहशत नाचने लगी। शायद वो मुझ पर झपट ही पड़ता, लेकिन नारायण काका ने उसे पीछे हटा दिया। फिर मुझसे सर्द लहजे में बोला, तुम दलेर कम और बेवकूफ ज्यादा हो। मुझे लगता है तुम अपने हालात फिर वैसे ही कर लोगे जैसे थोड़ी देर पहले थे। बहरहाल वो सामने बाथरूम का दरवाजा है, वहां तुम्हारे लिए लिबास वगैरह मौजूद है। नहा धोकर कपड़े बदल लो, शायद अभी थोड़ी देर में महाराजा साहब तुमसे मुलाकात करें। बाहर जाने से पहले उसने बड़ी तेज नजरों से कमरे का जायजा लिया और आंखों आंखों में मोटे अफसर से कोई बात कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो दोनों बाहर निकल गए तो मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ाई और घूम फिर कर अपने इस नए मस्कन का जायजा लिया। एक स्वीट था, इसमें 2 कमरे, एक छोटा सा स्टडी रूम और एक बड़ा सा बाथरूम था। इस स्वीट में दरवाजे के अलावा सिर्फ एक खिड़की थी। दबीज रेशमी पर्दा हटाकर मैंने खिड़की के पट खोले। बाहर से गर्म हवा भर्रा मारकर अंदर घुस आई। खिड़की में जाली थी और जाली की दूसरी जानिब आईनी ग्रिल थी। मैं दिल महसूस कर रह गया, लेकिन इनको ज्यादा बड़ा धचका उस वक्त लगा जब मेरी निगाह खिड़की से नजर आने वाले खूबसूरत बागीचे पर पड़ी। राजस्थान की खुश्क मिजाज जमीन में इतना सरसब्ज बाग उगाना दौलत ही का करिश्मा था। यूं लगता था कि मैं गुलबर्ग लाहौर की किसी शानदार कोठी में खड़ा हूं, लेकिन इस खुशनुमा बाग के बीचों बीच एक क्रेहा मंजर निगाह को घायल कर रहा था। नागबनी के एक दरख्त से एक खूंचकान लाश लटक रही थी। कहीं करीब से आने वाली रोशनी में लाश का मंजर साफ नजर आ रहा था। एक औरत की लाश थी। लिबास से पता चलता था कि ये वही सांसी औरत है जिस पर 1 रोज पहले बेतहाशा सितम ढाया जा रहा था। औरत के एक पांव से रस्सी बांधकर उल्टा लटकाया गया था। इसकी दूसरी टांग अजब बेढंगे अंदाज से एक तरफ लटकी हुई थी। इसके बोसीदा बाल जमीन से छू रहे थे। मैं ये नजारा देखकर सकते में रह गया। मुझे लगा जैसे मैं महाराज रतन सिंह जी आफ्तांदल के टेरेस में नहीं, किसी आसेब ज़दा महल में हूँ और वहां अरवाह खबीसा इंसानों का रूप धार कर खौफनाक तमाशे कर रही हैं। हैरतनाक बात थी, किसी जानवर की लाश भी यूं लटकी होती तो ये खुशगवार मंजर होता। कहाँ ये कि एक इंसान की लाश सरेआम झूल रही थी। फिर एक साया सा लहराया और एक मुसल्ला पहरेदार गश्त के अंदाज में खिड़की के बिल्कुल करीब से गुजर गया। मैंने खिड़की बंद करके पर्दा बराबर कर दिया।
आइन मुमकिन था कि ये लाश अभी अभी मेरी ही निगाह निवाजी के लिए यहाँ लटकाई गई हो कि देखो जहानी उस्ताद, और इबरत पकड़ो, महाराज से दगा करोगे तो तुम्हारी भी एक टांग से रस्सा बांध दिया जाएगा। बागीचे के मंजर ने मेरे सर में अंगारे भर दिए थे। इन अंगारों पर पानी डालने के लिए मैं बाथरूम में घुस गया। बड़ा पुरतकल्लुफ बाथरूम था। 12 ज़रब 12 फुट से कम का क्या साइज होगा इसका। वार्डरोब यहाँ, टब, फोन बॉक्स, हर सहूलत यहाँ मौजूद थी। मैंने वार्डरोब खोल कर देखी। मुख्तलिफ साइज और अंदाज के कम अज कम 3 दर्जन लिबास यहाँ मौजूद थे। मैंने कहा दादम आईने में अपनी सूरत देखी और देखता रह गया। बाकी फांसी का कैदी नजर आता था मैं, बल्कि इससे भी बढ़कर बाल उलझे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, जिस्म पर सिर्फ एक शलवार और वो भी शिकस्ता सी। सर से बहकर जम जाने वाले खून ने बालों को सुरेश सी लगा दी थी। मैंने पहले शेव की, फिर अच्छी तरह नहा धोकर मलमल की खुली आस्तीनों वाली कमीज और लट्ठे की शलवार पहन ली। सर के जख्म को हस्बे तौफीक दवाई वगैरह लगाकर मैं बाहर निकल आया। मेरी आंखों के सामने बर्क सी लहरा गई। कमरा एकदम बदला हुआ नजर आ रहा था और इस तब्दीली की वजह गजाला थी। वो सब्ज रंग की फूलदार लॉन का बेहद नफीस 3 पीस सूट पहने हुए थी। पाँव में मैचिंग सैंडल थे। वो सोफे पर बैठी एक इंग्लिश मैगजीन की वर्क करदानी कर रही थी। मुझे बाहर निकलते देखकर उसने मैगजीन एक तरफ रख दिया। उसकी आंखों से मुसरत अमेज इत्मीनान झलक रहा था। तुम यहाँ? मैंने हैरत से पूछा। वो बोली मुझे भेजा गया है। किस लिए? उसके चेहरे पर सुर्खी सी लहरा गई। ये भेजने वालों से पूछिए। रात के वक्त एक बंद कमरे में तनहा मर्द के पास एक लड़की को भेजे जाने का क्या मतलब हो सकता था, और लड़की भी वो जिसे उस मर्द की महबूबा समझा जा रहा हो। मुझे अपने सवाल के बेमकसद होने का एहसास हुआ। मुझे याद आया कि बाथरूम में घुसने से पहले मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से खोल दिया था। मेरे स्नान के दौरान गजाला खामोशी से आकर यहाँ बैठ गई थी। मेरी गैर मौजूदगी ही में कमरे में कुछ और लवाजमात भी रख दिए गए थे, मसलन रसाले, मतनी पानी, विस्की और बियर की 2 बोतलें। गजाला के साथ साथ नाव नोश का सामान देखकर मुझे सख्त कोफ्त हुई। अपनी ज़हनियत और माहौल के मुताबिक इन लोगों ने महबूबा के साथ मेरी मुलाकात का खूब इंतजाम किया था। इन्हीं इस रिश्ते के बारे में कुछ इल्म नहीं था जो मेरे और गजाला के दरमियान इस्तवार था। ये जिस्म का रिश्ता नहीं था, बल्कि जुबान और आंखों का भी नहीं था। ये तो दिल की अथाह गहराइयों में किसी मोती की तरह छुपा हुआ एक अनमोल जज्बा था। गजाला अपने मोती की चमक मुझे दिखा चुकी थी, लेकिन मैंने अपने दिल का मोती कीचड़ और खसो ख्वाहिशात में लपेट कर कहीं बहुत दूर रख छोड़ा था। कभी कभी ख्वाहिशात की लहरें बहुत जोर मारती थी और इस मोती को उछाल कर गजाला के सामने ले आना चाहती थी, मगर ऐसे में वो नहस सूरत मेरी आंखों में घुम जाती थी जिसने मेरे और मेरी बहन के लिए इस दुनिया को जहन्नुम बना दिया था। वो मेरी चच्ची फाखरा की सूरत थी। अपने बाप का फूलों से ढका हुआ नीलकू चेहरा मेरे तसव्वुर में आता था और कानों में वो सदा गूंजने लगती थी, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, हम न होंगे। और मैं गजाला के लिए बेहद सफाक हो जाता था। मुझे यूं लगता था कि चच्ची फाखरा गजाला के रूप में मेरे सामने आन खड़ी हुई है। कुछ ठंड सी नहीं होगी? गजाला की मुतरन्नम आवाज ने मुझे चौंका दिया। हाँ, मैंने चौंक कर कहा। गजाला उठी और बड़ी दिलकशी से चलती एयर कंडीशनर पर झुक गई। एयर कंडीशनर को ऑफ करके उसने खिड़की खोलना चाही। यकायक मुझे वो लाश याद आ गई जो खिड़की से बाहर ही झूल रही थी। मैंने गजाला को खिड़की खोलने से मना कर दिया। क्यों, कोई खास बात है? उसने पूछा। नहीं, यूं ही थोड़ी सी ठंड अच्छी लगती है।